बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन की थी किस चीज़ की, प्रोसीजर्स की। आज हम लोग एक रिवीजन करते हैं किस चीज़ की, इंटरनल कंट्रोल्स की। इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, क्या है इंटरनल कंट्रोल्स? एग्जैक्टली इंटरनल कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपने ऑपरेशंस इफेक्टिवली चलाने हैं, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अचीव करनी है। इन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स विद इन डिपार्टमेंट विद इन बिजनेस लगे हुए होते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं? सर अज्यूम करते हैं कि एक है सेल्स का डिपार्टमेंट, एक है सेल्स का डिपार्टमेंट। ये सेल्स का डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा, सेल्स का डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा? देखें, मसला क्या है, हो सकता है कि सेल कर दी जाए ऐसे लोगों को जिनको नहीं करनी थी। नुकसान क्या है, पैसे नहीं मिलेंगे। नुकसान क्या है, पेनल्टी लग सकती है। नुकसान क्या है, नुकसान हो सकता है। तो मेरे ऑपरेशंस इफेक्ट हो रहे होंगे, मेरा प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा होगा। तो सेल्स के लिए मैंने कुछ कंट्रोल्स लगाए। क्या, मैं सेल करूंगा, जब भी सेल करूंगा एक ऑथराइज्ड कस्टमर होगा। इस ऑथराइज्ड कस्टमर के अलावा मैं किसी को सेल नहीं करूंगा। सर रिस्क आ गया, कस्टमर तो ऑथराइज है लेकिन शायद प्राइस सही ना हो। तो मैंने कहा कि मैं एक ऑथराइज प्राइस लिस्ट बनाऊंगा। अब जरा सोचिएगा कि मैं मसला निकाल रहा हूं और उसका हल निकाल रहा हूं। मैं निकालूंगा ऑथराइज प्राइस लिस्ट, ऑथराइज प्राइस लिस्ट। सर मसला है, ऑथराइज प्राइस लिस्ट हो सकता है कि कोई बंदा अपने हिसाब से बना ले, जो सेल कर रहा है वो अपने हिसाब से बना ले। तो क्या कंट्रोल लगाऊं? एक बनाए लेकिन रिव्यू, सोचे जो रिव्यू करेगा वो भी तो सेल्स डिपार्टमेंट का ही बंदा है। नहीं, रिव्यू कौन करे? हायर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएफओ, सीईओ, इस तरह के लोगों से क्या करें, अप्रूव करें। अप्रूवल किसका रिक्वायर्ड होगा? सीनियर मैनेजमेंट का। सही है। सर उसके बाद रिस्क है कि सर शायद डिस्काउंट गलत रेट से अप्लाई हो गया। क्या हो गया? हो डिस्काउंट गलत रेट से अप्लाई हो गया। तो मैं एक कंट्रोल लगा देता हूं, क्या, कि जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसकी एक ऑथराइज्ड डिस्काउंट रेट्स होंगे जो कि सीनियर मैनेजमेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी। जब इसकी कैलकुलेशन हो रही होगी, मतलब कस्टमर ऑथराइज्ड, प्राइस ऑथराइज्ड, डिस्काउंट ऑथराइज्ड, तो एक बंदा सेल्स ऑर्डर क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, और एक बंदा उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये वाला काम हमने करना है। सर एक बंदे ने सेल्स ऑर्डर बनाया, उसे रिव्यू किया, उसे अप्रूव किया, और फिर उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। सेल्स ऑर्डर कहाँ पहुंचेगा आगे जाकर, किसके पास पहुंचेगा? वेयर हाउस डिपार्टमेंट के पास। अब वेयर हाउस डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें क्या क्या मसला है। सर मैं, आप एक वेयर हाउस चला रहे हैं, तो वेयर हाउस में क्या क्या मसला है? सर वेयर हाउस में मसला ये होता है, सबसे बड़ा, इन्वेंट्री गलत चली गई। तो इसके लिए क्या होगा, जब भी डिस्पैच हो रही होगी तो हम क्या बनाएंगे, एक गुड्स डिलीवरी नोट। जब भी गुड्स डिलीवरी नोट बनेगा वो किसकी बेसिस पर बनेगा? सेल्स ऑर्डर की बेसिस पर। सेल्स ऑर्डर में जो क्वांटिटी लिखी है वही गुड्स डिलीवरी नोट के अंदर हम लिखेंगे, और उसके बाद एक बंदा क्या करेगा, उसे प्रिपेयर करेगा, एक बंदा उसे रिव्यू करेगा। अच्छा सर, तो अगर उसने गलत गुड्स भिजवा दी तो क्या होगा? रिव्यू में पकड़ा जाएगा। सर एक बंदा जब डिस्पैच करवा रहा होगा, मतलब लोड कर रहा होगा गाड़ी, सामान को भर रहा होगा, तो उस टाइम पर वो बंदा क्या करेगा, उस टाइम पर वो बंदा जीडीएन से और गुड्स को एक बार चेक करेगा और देखेगा क्या जो गुड्स मांगी थी वही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अभी रिसेंटली पिछले महीने एक जगह पर गया मैं, तो वहां पर उनका स्टॉक काउंट किया तो पता चला वहां पर एक मसला आता है, उसे कहते हैं स्वैप। स्वैप क्या? सर भिजवानी थी ब्लू वाली कुर्सी, भिजवा दी ग्रीन वाली कुर्सी। तो अब अल्टीमेटली होता यह है कि टोटल क्वांटिटी तो सेम होती है, लेकिन ब्लू वाली चेयर्स कितनी होंगी,
एक ज्यादा, और ग्रीन वाली चेयर एक कम। तो इनकी इंडिविजुअल इन्वेंटरी डिसबैलेंस हो रही होगी, तो मैनेजमेंट ये रीजन देती है सर ये स्वैप का मसला है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप क्या बोलेंगे? सर कोई बात नहीं, खैर है, एक कुर्सी कम एक ज्यादा, कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? क्या हो सकता है? सेल्स, सेल्स रिटर्न हो सकता है। इसके अलावा एक मसला ये है, अगर कस्टमर ने खामोशी से रख लिया, सोचें ये सस्ता था वो महंगा था, आपने महंगी चीज भिजवा दी तो नुकसान किसका? अगर आपने सस्ती चीज भिजवा दी तो कस्टमर तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो तो वहीं के वहीं वापस कर देगा। लेकिन अगर महंगी चीज भिजवा दी तो आपका भी तो नुकसान है। तो इसीलिए जब भी डिस्पैच हो रहा होगा तो एक बंदा बैठकर रिव्यू करेगा कि जीडीएन में जो क्वांटिटी लिखी थी क्या वो गुड्स जा भी रही हैं या नहीं जा रही। और क्या मसला है इन्वेंट्री के अंदर, वेयर हाउस के अंदर और क्या मसला है जब सेल्स हो रही है तो? सोचें, मसला बताएं, मैं कंट्रोल बताऊंगा, आप लोग मसला बताएं। ओके, एक बहुत बड़ा मसला, अच्छा ये मसला यहाँ का होगा, ये मसला यहाँ पर होगा, सोचिएगा क्या मसला होगा। एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि सर हुआ ये कि हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं थी और हमने सेल्स ऑर्डर बना दिया। तो सेल्स ऑर्डर उसी इन्वेंट्री का बनना चाहिए जो हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो आपके पास एक कंट्रोल होना चाहिए कि जब भी कोई सेल्स ऑर्डर बनेगा पहले हम इन्वेंट्री चेक करेंगे, अगर इन्वेंट्री अवेलेबल होगी तो सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, अप्रूव करेंगे। चलो आगे, और बताएं मसले। वेयर हाउस वाले को सेल्स ऑर्डर मिला, प्रोसीजर समझेंगे, कंट्रोल खुद ब खुद जहन में आएंगे। वेयर हाउस वाले को सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ, उसने सेल्स ऑर्डर को देखते हुए कहा हाँ भाई ये गुड्स निकालो। उसने गुड्स निकाली फौरन से और कहा इसका इसको डिस्पैच करना है। सर रिस्क क्या है, गलत गुड्स ना चली जाए। हमने कहा जीडीएन बनाओ सेल्स ऑर्डर के साथ, प्रिपेयर करो, एक बंदा उसे रिव्यू करे, डिस्पैच के टाइम लोड कर लेंगे। और बताएं। सर हो सकता है कि हमने इन्वेंट्री ऑर्डर, इन्वेंट्री लेवल अपनी सिस्टम के अंदर अपडेट ना किया हो। इन्वेंट्री लेवल अपडेट ना किया हो तो कंट्रोल क्या होना चाहिए कि जैसे ही जीडीएन बना आपने क्या करना है, अपना इन्वेंट्री लेवल अपडेट कर देना है। पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएंगी, 9। इन्वेंट्री लेवल अपडेट कर दो। सर रिस्क है, हो सकता है कि हम सप्लायर को, हम कस्टमर को गुड्स डिलीवर करें और फिर अगले दिन वो वापस आ जाए यार मुझे तो गुड्स रिसीव ही नहीं हुई, अब क्या करें? आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे जब भी कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने जाएंगे तो जीडीएन के ऊपर कस्टमर का क्या लेंगे, सिग्नेचर ऑफ रिसीविंग, कि भाई आपने ये गुड्स रिसीव कर ली हैं, आपने ये गुड्स रिसीव कर ली हैं। और मसला बताएं। सोचें, गुड्स जीडीएन बनाया, जीडीएन बनाकर साइन वाइन करा कर वापस लाए, उसको आकर अपने डेस्क में रखा, और उसके बाद अगला काम मैं क्या करूंगा, मैं अगला काम आगे इनवॉइसिंग के लिए कर दूंगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप जीडीएन और सेल्स ऑर्डर ये दोनों चीजें उठाएंगे, जीडीएन और सेल्स ऑर्डर किसको भिजवा देंगे, किसको भिजवा देंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा इसको देखते हुए, एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, देखेगा कितनी कुर्सियां भिजवाई, 10, 10 कुर्सियों की क्या बनाएगा वो, सेल्स इनवॉइस, वो सेल्स इनवॉइस बनाएगा। तो सर रिस्क है सेल्स इनवॉइस में शायद गलत अमाउंट गलत रख दिया जाए, क्वांटिटी गलत रख दी जाए। तो एक बंदा सेल्स इनवॉइस क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जीडीएन एंड सेल्स ऑर्डर उनको देखते हुए, प्रिपेयर करेगा और रिव्यू करेगा। सही है। अगर पैसे अभी के अभी रिसीव करने हैं, अगर पैसे अभी के अभी रिसीव करने हैं तो वो पैसे रिसीव करेगा और क्या करेगा,
क्या करेगा, इस सेल्स इनवॉइस के साथ वो पेमेंट लगा, एविडेंस लगा देगा कि भाई इसके अगेंस्ट पेमेंट आ चुकी है। तो पेमेंट रिसीविंग का एविडेंस हम इसके साथ अटैच कर देंगे। पेमेंट रिसीविंग का एविडेंस इसमें अटैच कर देंगे। अगर ये हमने क्रेडिट पे सेल की है तो सेल्स इनवॉइस के अंदर कस्टमर का क्या आना चाहिए, अकाउंट कोड आना चाहिए, जो जीएल कोड होता है बेसिकली, ताकि जब आगे फाइनेंस वाले को हम ये चीज भेजें तो वो क्या करे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा अगला स्टेप, सर एक रिस्क और है। सर रिस्क ये है कि शायद सारी की सारी जीडीएन के बदले सेल्स इनवॉइस ना गई, मतलब हमने 10 लोगों को गुड्स भिजवा दी, इनवॉइस सिर्फ 9 को भेजी। क्या करें इसके लिए, आप एक प्री नंबर्ड सेल्स इनवॉइस रखें, प्री नंबर्ड सेल्स इनवॉइस रखें, जिसके ऊपर क्या आना चाहिए, जीडीएन भी आना चाहिए, जीडीएन नंबर भी आना चाहिए, ताकि आपको ये इंश्योर रहे कि 10 सेल्स इनवॉइस बनी है 10 जीडीएन के बदले, 10 सेल्स इनवॉइस बनी है 10 जीडीएन के बदले, तो हर सेल्स इनवॉइस पर उसका रेलेवेंट जीडीएन आ रहा हो, ताकि जब ऑडिटर आए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने तो वो कैसे देखेगा कि ये सेल्स इनवॉइस किस जीडीएन की है, उस सेल्स इनवॉइस पर उसका जीडीएन नंबर आ रहा होगा कि ये सेल्स हुई है इस जीडीएन वाले को। तो प्री नंबर्ड सेल्स इनवॉइस होनी चाहिए, जीडीएन होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट सब कुछ क्या होना चाहिए, प्री नंबर्ड होने चाहिए। और क्या कंट्रोल होना चाहिए, ये सारा काम होने के बाद सेल्स इनवॉइस हम भिजवा देंगे कस्टमर को, और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये भिजवा देंगे सारा सामान, क्यों, एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप उसे पूरी ट्रेल देंगे, सेल्स इनवॉइस, जीडीएन, सेल्स ऑर्डर, ये सब आप उसे देंगे, और वो इन सब की बेसिस पर एक एंट्री रिकॉर्ड करेगा, एक एंट्री रिकॉर्ड करेगा क्या, सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, अगर क्रेडिट पर है, कैश डेबिट अगर कैश पर है, दोनों के लिए एविडेंस रिक्वायर्ड है। रिस्क क्या है सर, रिस्क ये है कि शायद एंट्री रिकॉर्ड कर ले गलत अकाउंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, एक बंदा जेवी, जो जर्नल वाउचर होता है, इस पे बेसिकली अकाउंट कोड भी आ रहा होता है और नाम भी आ रहे होते हैं, तो जो जेवी है वो एक बंदा प्रिपेयर करेगा, दूसरा बंदा उसको रिव्यू करेगा, और सोचें क्या हो सकती है, हो सकता है सारी की सारी सेल्स इनवॉइस के बदले हमने एनपीएस रिकॉर्ड बना दिया, तो उसका तरीका ये है कि डे एंड के ऊपर आप क्या करें, आप एक चेक लगा लें कि आज के दिन कितनी सेल्स इनवॉइस, अब ये हमने कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, सवाल में आ सकता है, आ सकता है, बोल दे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, आपकी कंट्रोल लगा दे कि सेल्स इनवॉइस हो सकता है पूरे दिन के अंदर अंदर 10 बनी हो, हमने जेवी कितने बनाए हो, 9, तो आपने क्या करना है, आपने इंश्योर करना है कि जितने भी जेवी बन रहे हैं वो सारे के सारे सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट बन रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे आज के दिन सेल्स इनवॉइस कितनी बनी और जेवी कितनी बनी, क्या हर जर्नल वाउचर, क्या हर सेल्स इनवॉइस का जर्नल वाउचर बना या नहीं बना, आप ये चीज इंश्योर कर लेंगे। और कोई सेल्स अगर 2 दफा रिकॉर्ड हो गई तो हमने उसको क्या करना है, खत्म करना है। सर गलत अकाउंट में जी, सीरियल नंबर, प्री नंबर्ड, प्री नंबर्ड होंगे, प्री नंबर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स। हो सकती है ना, हो सकता है वो 2 दफा एंट्री पास कर दे, सेल्स ओवर स्टेट कैसे करेगा, जर्नल वाउचर से ही तो होगी सेल्स ओवर स्टेट, चोरी कैसे होगी, ऐसे ही होगी ना कि वो सेल्स इनवॉइस बनाएगा जाली, वो जेवी बनाएगा जाली और एंट्री रिकॉर्ड कर देगा, आई बात समझ। और इस तरीके से हम सेल्स के डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल्स लगा रहे होंगे। अब इसी तरीके से परचेज में लग रहे होंगे, परचेज में क्या होगा, परचेज में क्या होगा,
क्या हुआ? सही है, गुड। परचेज में सबसे बड़ा मसला क्या है कि गुड्स खरीदनी है बाहर से। तो जब बाहर से गुड्स खरीदनी है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमारे पास सप्लायर, तो सप्लायर कौन होने चाहिए? हमारे पास जितने भी सप्लायर्स हैं वो क्या होने चाहिए? ऑथराइज्ड सप्लायर की एक लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास एक ऑथराइज्ड सप्लायर लिस्ट होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे ऑथराइज्ड सप्लायर्स आ रहे हो, ताकि हम किसी गलत सप्लायर से गुड्स ना मंगवा लें। अब ये ऑथराइज्ड सप्लायर की लिस्ट बनेगी किस तरह, कहाँ से आएगी? सर, हायर मैनेजमेंट इसको क्या करेगी? अप्रूव करेगी। इन ऑथराइज्ड सप्लायर में एक मसला है। सर, हो सकता है इनमें से कोई अच्छी क्वालिटी दे, कोई बुरी क्वालिटी दे, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई देर से दे, कोई जल्दी दे, कोई सस्ता दे, कोई महंगा दे। तो तरीका क्या था कि आप क्या करेंगे? कोटेशंस लेंगे। आप क्या करेंगे? कोटेशंस लेंगे, किससे? सप्लायर से। फ्रॉम सप्लायर्स, ऑब्टेन कोटेशंस फ्रॉम सप्लायर्स। कोटेशंस क्या होता है जी? एग्जैक्टली exactly. हमें कौन सी गुड्स चाहिए उसे ये बताएं और उसकी प्राइस बोलेंगे, हमें ये भिजवाओ। तो आप उससे क्या लेंगे? कोटेशंस लेंगे। कोटेशंस ले लेंगे सप्लायर से। कोटेशंस लेने के बाद क्या करूंगा मैं? सप्लायर से कोटेशंस लेने के बाद अगला काम मैं ये करूंगा कि उसमें से उनको सिलेक्ट करना है जो सबसे क्या ऑफर कर रहे हो? बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट टाइमिंग, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए क्या कंट्रोल होगा कि जो भी बंदा इवेल्युएट कर रहा होगा, एक बंदा उसे वैल्यूएशन बनाएगा, एक बंदा उसे अप्रूव करेगा। ऑब्वियसली अप्रूवल, अगर इसमें भी एक चीज कर सकता हूँ कि मैं थ्रेशोल्ड लगा सकता हूँ। थ्रेशोल्ड लगा सकता हूँ कि अगर थोड़ा अमाउंट की परचेजेस है, लेट से माउस खरीदने 15,000 के, 10,000 के, तो ऐसे तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ही परचेज कर लूंगा। लेकिन अगर सर 2-3 लाख का आइटम है तो डिपार्टमेंटल हेड की जरूरत है। अगर 50 लाख का आइटम है तो सीएफओ के अप्रूवल की जरूरत है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? थ्रेशोल्ड लगा सकता हूँ कि जितना ज्यादा बड़ा अमाउंट उतनी ज्यादा बड़ी अप्रूवल की जरूरत है। सर, हो सकता है कुछ इमटेरियल अमाउंट हो, उसके लिए कोटेशन की जरूरत भी ना हो, बस मैं कैश दूं, बोलूं जाकर ये चीज खरीद कर ले आओ, रिसीट बनवा लेना उसे। और इसके बाद क्या होगा परचेजेस के अंदर? आपने ये इंश्योर करना है, पहले बनती है पीआर, दैट इज परचेज रिक्विजिशन, जो डिपार्टमेंट से आती है। जो डिपार्टमेंट से आती है, लेट से इन्वेंट्री वाला बोलता है मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो दैट इज परचेज रिक्विजिशन। उसको परचेज परचेज वाले को क्या रिसीव होगी? परचेज रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब कि मुझे ये गुड्स चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट उसको देखते हुए क्या बनाएगा? परचेज ऑर्डर। और फिर ये सारे काम करेगा, कोटेशन वगैरह लेने के बाद परचेज ऑर्डर बनाएगा और सप्लायर को भिजवा देगा कि मुझे ये 50 गुड्स भिजवा दो। सर, रिस्क है कि शायद ये परचेज ऑर्डर के अंदर, इस परचेज ऑर्डर के अंदर आपने क्वांटिटी गलत लिख दी हो, आपने चीज गलत लिख दी हो, तो एक बंदा क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, और एक बंदा क्या करेगा? रिव्यू कर लेगा। सर, बात समझ आई? परचेज ऑर्डर बनकर चला गया, अब गुड्स रिसीव कहाँ पर होंगी? गुड्स रिसीव कहाँ पर होंगी? परचेज डिपार्टमेंट में, वेयर हाउस डिपार्टमेंट में। अब मुझे एक बात बताएं, वेयर हाउस वाले को पता ही नहीं है कि क्या गुड्स आने वाली है, कैसे पता चलेगा? फोन करके बताओ। एक परचेज ऑर्डर की कॉपी किसको भिजवा दें? तो हम एक कंट्रोल लगाएंगे कि अप्रूव परचेज ऑर्डर किसको भिजवा देंगे? वेयर हाउस वाले को। आप वेयर हाउस वाले को एक परचेज ऑर्डर की कॉपी भिजवा देंगे।
वो बंदा क्या करेगा, अपने पास संभाल के रखेगा। जैसे ही गुड्स आएंगी उससे पूछेंगे कि भाई बताओ क्या चीज रिसीव कर रहे हो तुम। तो वो बोलेगा भाई मेरे पास ये 10 कंप्यूटर्स आए हैं, 10 लैपटॉप्स हैं। ठीक है, देखो वही लैपटॉप्स जो मंगवाए थे हमने, ये देखना जरूरी है। तो वो क्या करेगा, वो जीआरएन बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जीआरएन नहीं बनाएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, गुड्स को इंस्पेक्ट करेगा। गुड्स को क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि परचेज डिपार्टमेंट ने जो गुड्स मंगवाई थी वो आई है या नहीं आई है। कहां से इंस्पेक्ट करेगा, परचेज ऑर्डर से इंस्पेक्ट करेगा कि आपने कौन सी गुड्स मंगवाई थी, क्या वही गुड्स आई हैं या नहीं आई हैं। ये काम कौन करेगा, वेयर हाउस डिपार्टमेंट वाला। फिर वो ये देखने के बाद क्या बनाएगा, जीआरएन। जीआरएन उन गुड्स की बनाएगा जो वो रिसीव कर रहा है। जब वो गुड्स रिसीव कर रहा है तो हो सकता है कि जीआरएन वो कम क्वांटिटी का बनाए। सोचें फ्रॉड कैसे हो सकता है, 10 कुर्सियां मंगवाई थी, एक घर ले गया, 9 की रिसीविंग रिकॉर्ड कर ली। एक घर ले गया, 9 की रिसीविंग रिकॉर्ड कर ली। तो मसला क्या है कि वो एक कुर्सी कहाँ चली गई, चोरी हो गई। हम क्या करेंगे, हम इस केस के अंदर जीआरएन एक बंदा कौन क्या करेगा, प्रिपेयर, दूसरा बंदा रिव्यू। जीआरएन तक सब सही है सर। हो सकता है गुड्स रिसीव कर ली हो लेकिन सिस्टम में अपडेट ना की हो, जाहिर है रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि हम आईटी भी पढ़ चुके हैं। तो हो सकता है कि सिस्टम चल रहा हो, तो शायद सिस्टम में अपडेट ना की हो कि 10 लैपटॉप्स आ चुके हैं मेरे पास। मुझे एक बात बताएं, वो लैपटॉप आपके लिए क्या है, इन्वेंट्री, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स मंगाए हो सकता है कोई रिपेयर मेंटेनेंस के सामान हो, जो भी है। वेयर हाउस वाला तो सिर्फ हिसाब किताब रख रहा है। तो सर होगा क्या कि गुड्स मंगवाई तो वेयर हाउस वाले का काम क्या है, इसको रिकॉर्ड करना कहीं पर कि भाई ये गुड्स आई थी, ये हमने खरीद ली है। तो वो क्या करेगा, रिसीविंग रिकॉर्ड कर लेगा, दैट इज जीआरएन। गुड्स रिसीव हो गई, गुड्स रिसीव करने के बाद जिसको जरूरत थी उसको भिजवा देगा। सही है, जब उसको भिजवाएगा एक और डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नोट बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये मेरा सामान नहीं, ये किसी और का सामान है। तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर नोट बनाएगा और सामने वाले बंदे से अप्रूव करा लेगा। अपने वाले से अप्रूव कराएगा, सामने वाले से क्या कराएगा, ऑथराइजेशन। किस बात की ऑथराइजेशन लेगा उससे, कि तुम्हें मैंने 10 लैपटॉप्स हैंड ओवर कर दिए, ताकि कल को कोई सवाल करे कि तुमने 10 लैपटॉप्स रिसीव तो किए थे, गए कहाँ। ऑडिटर आकर क्या पूछेगा, जीआरएन के सैंपल दिखाओ। सर ये रहे, ये गुड्स कहाँ है, सर जीआरएन बनाए तो मतलब वहीं पर होने चाहिए। अच्छा मुझे 10 लैपटॉप दिखाओ, सर वो तो नहीं है, कहाँ है, सर वो डिपार्टमेंट को दे दिए, एविडेंस, सर वो आए थे लेकर चले गए। तो बोलेगा नहीं वो नहीं लेकर गए, तुम अपने घर ले गए। तो क्या करें इस चीज के लिए, आपने कोई ना कोई ट्रांसफर नोट बनाया होगा। तो इंटर डिपार्टमेंट जो भी ट्रांसफर होता है ना, उसके लिए बनता है ट्रांसफर नोट। तो मैंने एक नोट बनाया कि वेयर हाउस से कहाँ चली गई, लेट से इन्वेंट्री वाले के पास, लेट से हेड ऑफिस डिपार्टमेंट में, लेट से फैक्ट्री डिपार्टमेंट में, जहां भी, परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, जहां भी लेके जाना था। तो मैंने एक ट्रांसफर नोट बनाया और सामने वाले से कहा इस पर साइन कर दो कि तुमने गुड्स रिसीव कर ली। वेयर हाउस वाले का काम क्या है, इन्वेंट्री को संभालना। तो उसके ऊपर कंट्रोल्स भी कौन से होने चाहिए, इन्वेंट्री को संभालने से रिलेटेड। फिर इसके बाद क्या होगा, ये सारे काम करने के बाद जब वो गुड्स रिसीव कर लेगा तो वो अपडेट करेगा किसको, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। किसको, जीआरएन की बेसिस पर वो क्या करेगा, अपडेट करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। क्या अपडेट करेगा कि मैंने ये 50 या 10 लैपटॉप्स रिसीव कर लिए हैं, काइंडली तुम इसकी इनवॉइसिंग कर दो। क्योंकि यहाँ पर गुड्स डिलीवर हुई, तो सोचें जैसे हम इनवॉइस भिजवा रहे थे, सामने वाला भी भिजवाएगा ना। तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, इतना रट्टा मत मारिएगा कि परचेज डिपार्टमेंट से परचेज इनवॉइस इशू करवा दें। परचेज इनवॉइस जैसी कोई चीज नहीं होती। सही है, हमने पता चला याद किया हुआ है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सर परचेज इनवॉइस बनाकर इशू कर देगा। परचेज इनवॉइस क्या होती है, खरीदने वाला इनवॉइस देता है बनाकर, नहीं, सेल्स इनवॉइस होती है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिसीव करेगा एक तरफ,
एक तरफ वो रिसीव करेगा क्या, सेल्स इनवॉइस, और एक तरफ वो इनसे रिसीव करेगा जीआरएन। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये इंश्योर करना कि इन दोनों के अंदर क्वांटिटी जो मांगी थी, जो रिसीव हुई है और जो इनवॉइस है सेम होनी चाहिए। क्वालिटी, वही वाली बात, ब्लू के बदले ग्रीन चेयर भेज दी और पैसे ब्लू के मांग रहा है। चीज सस्ती भेजी है, पैसे ज्यादा मांग रहा है, मैं बोलूंगा नहीं, पहले तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। और अगर मैंने बेदहानी में कर ली तो मेरे पास रिकॉर्ड होगा कि मैंने क्या रिसीव किया है, तो मैं पैसे भी किसके पे करूंगा, जो रिसीव किया। फिर इसके बाद मैं अमाउंट वेरीफाई करूंगा कि क्या ये अमाउंट एग्रीड है या नहीं। किससे एग्री करूंगा अमाउंट, किससे एग्री करूंगा ये अमाउंट, सोचें, सोचें। जो कोटेशन भेजी थी, उसने सामने से, हमने उसने कोटेशन भेजी थी, हमने कोटेशन एक्सेप्ट करते हुए क्या भेजा था उसे, परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर से जो अमाउंट तय हुआ था हम दोनों के दरमियान, वो अप्रूव करूंगा नहीं करूंगा। ये सारे काम करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसको पेमेंट प्रोसेस करवाऊंगा। मैं इसकी सेल्स इनवॉइस को, मैं इसकी सेल्स इनवॉइस को क्या कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा। सही है। तो अप्रूवल भी दो बंदों से होगा, एक बंदा अकाउंट्स का जो बना रहा है वो अप्रूव करेगा, फिर एक सीनियर बंदा अप्रूव करेगा। सही है। क्यों दो बंदों की जरूरत है, सर अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो दो बंदों की अप्रूवल की जरूरत है पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। आपने सेल्स इनवॉइस को क्या करा, अप्रूव किया। अब पैसे कौन पे करेगा, हम जिसने परचेज किया वो पैसे पे करेगा। तो अब अगेन कंपनी टू कंपनी वैसे वेरी करता है, कहीं कहीं ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग भी होता है, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं होगा, हम अज्यूम करते हैं अभी। तो इसको इसने अप्रूव करना है, और अप्रूव करने के बाद इसने क्या कर देना है, पेमेंट कर देनी है। पेमेंट के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जी हम कहाँ हैं, नहीं नहीं हम यहाँ नहीं, हम निकल चुके हैं। हम जा रहे थे, जो रुक गए अचानक से, जा रहे थे, हम 5 बजे सोए थे, सही है, और हम 8 बजे उठ गए। ऐसे ही कुछ हुआ है, ऐसे ही कुछ हुआ है ना, तजर्बा। देखेंगे आप, अप्रूव खड़े होकर क्लास में आना, खड़े होकर पढ़े आना। नहीं हम निकल रहे हैं असल में, तबीयत तबीयत ठीक है, फिर तो खड़ा कर सकते हैं। बोलती नहीं है, नहीं ठीक हो तो रहम कर लेते। अप्रूव कर देंगे, सेल्स इनवॉइस अप्रूव करने के बाद अब क्या करनी है, पेमेंट प्रोसेस करनी है। सर पेमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं, चेक, बैंक ट्रांसफर, कैश, कुछ भी हो सकता है, तीनों सोचते हैं। अगर चेक के थ्रू पेमेंट जा रही है तो फिर क्या होगा, चेक बनेगा। चेक बनेगा तो उसके ऊपर किसी न किसी के सिग्नेचर चाहिए, किसी हायर अथॉरिटी के सिग्नेचर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कैश एंड बैंक के प्रोसीजर में याद है पढ़ा था कि चेक बुक सबके पास नहीं होगी, चेक बुक प्री साइंड नहीं होगी, चेक बुक के ऊपर किसी ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर जरूरी है। वो कंट्रोल यहाँ भी अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, वो चेक बुक उठाएंगे, उस चेक बुक पर सिग्नेचर करेंगे, और जो सप्लायर का नाम है उसका नाम वगैरह अमाउंट वगैरह लिखकर वो चेक इशू कर देंगे। ठीक है। अगर कैश के थ्रू हुआ है तो इसके लिए क्या बनता है, डॉक्यूमेंट। ऑडिट इज जस्ट अबाउट डॉक्यूमेंट से खेलना, मैं बता रहा हूँ। आपको नहीं पता चल सकता सेल हुई थी नहीं हुई थी, डॉक्यूमेंट से ढूंढना है आपको सब कुछ। अगर पेमेंट कैश में जा रही है तो उसके लिए बनता है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर आप बनाएंगे, उसमें लिखेंगे मैं 5 करोड़ रुपए कैश लेके जा रहा हूँ, किसको पे करने, अकील साहब को। ये अप्रूवल है, जो जिसने चेक पर अप्रूव किया था, ऐसे ही उसके लिए भी कोई अप्रूवल होगा, उसने अप्रूव किया। और आप क्या करेंगे, बैंक से जाकर या कैश जहां पड़ा होगा वहां से 5 करोड़ लेंगे और ले जाकर उसको कैश हैंड ओवर कर देंगे। कैश के केस में, चेक के केस में एक चीज और होगी, सोचो। एक काम और करेंगे, रिस्क है बहुत बड़ा। जी बताएं रिमा, क्या मसला है। फ्रॉड करे से क्या मसला होगा, सोचे। मुझे एक बात बताओ,
हो सकता है कि आपने उसे चेक दे दिया हो सकता है आपने उसे कैश दे दिया हो और वो बाद में मुकर जाए। किसके कहाँ पे? कि आपने कैश या चेक रिसीव कर लिया है तो आप उससे कैश की रिसीविंग ले लेंगे। आप उससे कैश की रिसीविंग ले लेंगे, उसी सेल्स इनवॉइस के कॉपी पर ले लीजिएगा। या अगर चेक देने जा रहे हैं तो चेक की रिसीविंग ले लीजिएगा। ये सारे काम करने के बाद आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। अब अगला काम आप किसको बताएंगे? फाइनेंस वाले को। फाइनेंस वाला इन सबको देखते हुए एक एंट्री रिकॉर्ड करेगा, क्या? परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। अगर पेबल है तो सर जीएल कोड सही आना चाहिए। एक बंदा जेबी को क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, एक बंदा उसे रिव्यू कर रहा होगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जब पेमेंट हो रही होगी तो उस टाइम पर एक और जनरल वाउचर बनेगा, कैश क्रेडिट पेबल डेबिट वाला। हमने ये इंश्योर करना है कि एंट्री सही अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। एक बंदा प्रिपेयर करेगा, एक बंदा रिव्यू कर रहा होगा। यहां तक कोई बात जो समझ में आई हो? हर जेबी के लिए क्या, हर सेल परचेज इनवॉइस, सॉरी सेल्स इनवॉइस के पीछे क्या होनी चाहिए? जेबी होनी चाहिए, मतलब हर सेल्स इनवॉइस रिकॉर्डेड होनी चाहिए। हर जीआरएन के पीछे क्या होनी चाहिए? परचेज ऑर्डर होनी चाहिए। अगर किसी गुड्स आपने जाकर सैंपल साइज सिलेक्ट किया और बोला कि मुझे ये दिखाओ ये पेमेंट कहाँ से आई, तो उसने कहा सर पेमेंट हो सकता है कभी कभार पेमेंट आ रही हो लेकिन कोई सोर्स ना हो, अच्छी बात है। नहीं, आपने सोचना है इस बारे में। आपने क्या किया? आपने बोला पेमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है फौरन से बताओ। उसने कहा सर ये जर्नल वाउचर बना है। मैंने कहा इसके पीछे की सेल्स इनवॉइस? सर वो तो नहीं है। सेल्स इनवॉइस नहीं है तो शायद पैसे किसको जा रहे हैं ये बताओ। तो याद है हमने फ्रॉड में पढ़ा था कि पैसे कहाँ जा रहे होंगे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे होते हैं। तो ये कौन सा केस है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट वाला। कि जर्नल वाउचर बन रहा है, चेक जा रहे हैं, कैश जा रहे हैं, लेकिन बैक पर सेल्स इनवॉइस एग्जिस्ट नहीं करती। सेल्स इनवॉइस एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, आप नहीं बना सकते अपना जाली। सेल्स इनवॉइस से बगैर पेमेंट हो सकती है? पेमेंट हो नहीं सकती। मतलब वो मांग नहीं रहा, आप इतने अच्छे हैं जो पैसे भिजवा रहे हैं। इस तरीके से लेकर आप कंट्रोल्स को चल रहे होंगे। समझ में आया? अब कंट्रोल से कुछ सवाल देखें। कंट्रोल्स के सवाल कल आया था ना हमारे पास एक कंट्रोल का सवाल। जी, ये सवाल तो नहीं किया ना हमने? नहीं किया। क्या लिखा है? क्वेश्चन तो पब्लिकली अवेलेबल है, देखा हुआ होगा आपने। सवाल नहीं किया हमने ये वाला। सोचता हूँ, ऐसा सोच के करें, नहीं किया। किया लाइव? नहीं किया। नहीं किया, मैं कह रहा हूँ नहीं किया तो नहीं किया। रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई कंट्रोल डेफिशिएंसीज, रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है हर डेफिशिएंसी से, ऑल्सो रिकमेंड टू कंट्रोल्स टू मिटिगेट ईच कंट्रोल डेफिशिएंसी। आपने यहाँ पर तीन काम करने हैं। कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या है, और रिस्क क्या एसोसिएटेड है हर डेफिशिएंसी पर, और दो कंट्रोल सजेस्ट करने हैं। ये सवाल करवाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को तरीका समझ में आए कि कैसे हमने कंट्रोल्स लिखने हैं। तो अब मुझे बताइए कि सबसे पहले योर फर्म इज कंडक्टिंग एन इंटरनल कंट्रोल रिव्यू फॉर Quick Buy Supermarkets Limited, a national grocery chain with multiple locations. As part of the evaluation, your team visited several stores and reviewed key financial and operational process. Your team has made the following observation. At the checkout counters, cashier manages the cash registered through the day and prepare the end of the day reconciliation reports, which they submit directly to the अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो होता क्या है
चेकआउट काउंटर्स पे कैशियर क्या करते हैं, कैश रजिस्टर्ड बनाते हैं, आखिर में रिकंसिलिएशन करते हैं और फिर वो रिपोर्ट उठाकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सबमिट करवा देते हैं। बताएं क्या मसला है? कोई मसला है या नहीं है? सही तो किया हुआ सवाल था। तो क्या होना चाहिए? कंट्रोल डेफिशिएंसी बताएं। नहीं है। ओके, और? सही है। ठीक है, तो इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क क्या है? ये तो आपने बताया कि कंट्रोल डेफिशिएंसी हो गई, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों? कैसे? कैसे? हम्म, एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम। कर क्या रहा होगा वो ये कर रहा होगा, रिसीव 100 रुपए कर रहा है, रिकॉर्ड कितने कर रहा है? 80 रुपए। डिफरेंस आएगा, रिकंसिलिएशन बनेगी। वो कौन बना रहा है? मैं ही बना रहा हूँ। मैं 20 रुपए इधर उधर कर दूंगा एडजस्ट। तो मैं कर क्या रहा हूँ? मैं 20 रुपए चोरी कर रहा हूँ। दैट इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ये बात आपने बतानी कि वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कर रहा होगा। क्यों? कैश रिसीव शायद ज्यादा करे और रिकॉर्ड कम करे, और रिकंसिलिएशन भी वो खुद बना रहा है। इस तरीके से बात बतानी। क्या कंट्रोल लगाना चाहिए? बस इतनी सी बात? पूरे जुमले में एक्सप्लेन करनी क्या? सही है। कैश रजिस्टर में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनने चाहिए, और? की लाइबा बताएं, कुछ तो बताएं। अच्छा, मौका दे। जी मुझे आपको मौका मिला। अच्छा, हो गया एक आपका। जी हरिओम। एक आपका भी हो गया। कंक्लूड करें। कंक्लूड कर दें बस। ठीक है, और रिकंसिलिएशन कोई और करना चाहिए? एक बंदा उसे रिव्यू करे। फिर इसके अलावा सरप्राइज कैश काउंट्स होने चाहिए। सरप्राइज कैश काउंट कर लें अगर हम लोग, ताकि पता रहे कि भाई क्या मसला है। द प्रोक्योरमेंट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग इन्वेंट्री ऑर्डर्स एंड अप्रूविंग सप्लायर इनवॉइसेस फॉर पेमेंट। क्या मसला है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए ये बताएं। क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए? पहले मैंने बताया मसला निकालें। जी, बताएं। क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए? ड्यूटीज को क्या डिवाइड करना चाहिए? कि पूरे जुमला एक्सप्लेन करें। देखिए ये पेपर है, पेपर में कैसे लिखेंगे आप? नॉट जस्ट अ सेंटेंस के सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, पूरी बात एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। कौन सा काम क्या? सही। यहाँ पर प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है सिर्फ। प्रोक्योरमेंट मैनेजर दो काम कर रहा है, इन्वेंट्री
का ऑर्डर प्लेस भी कर रहा है और साथ में अप्रूवल भी दे रहा है। इस परस्पेक्टिव से बताओ। एक बंदा होना चाहिए जो कि ऑर्डर प्लेस करे और दूसरा बंदा होना चाहिए जो कि क्या करे, पेमेंट को प्रोसेस करे। पेमेंट प्रोसेस करने से पहले वो क्या चीज रिव्यू करे, तो यहाँ पर थ्री वे मैच होना चाहिए। क्या होता है थ्री वे मैच, कि जो परचेज ऑर्डर बना था क्या उसका जीआरएन बना नहीं बना और उसकी सेल्स इनवॉइस रिसीव हुई नहीं हुई, इन तीनों की बेस पर क्या होनी चाहिए, अभी तो देखा हमने पेमेंट वही करनी है जो गुड रिसीव हुई है। थ्री वे मैच होना चाहिए। और एक आपने बोला कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, ऑर्डर अलग बंदा करेगा, पेमेंट अलग बंदा कर रहा होगा। The accountant can modify system generated invoices even after they have been recorded. This is usually done to rectify incorrect entries posted in the general ledger. होता ये है कि अकाउंटेंट क्या करता है, सेल्स इनवॉइसेस बनाता है और फिर उसको क्या करता है सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद उसके पास राइट्स हैं तो वो क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है। और वो अक्सर क्यों करता है, क्योंकि कभी इनकरेक्ट एंट्रीज हो जाए तो हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। बताएं क्या मसला है। ओके, रिस्क क्या होगा यहाँ पर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हो सकता है कि जाहिर है जब मुझे फ्रॉड करना होगा तो मैं एक एंट्री गलत पास कर दूंगा। क्या कंट्रोल्स रखूं। ओके, बस मॉडिफिकेशन होनी क्यों चाहिए, जब एक बार बन गई मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं होती। पता है क्या होता है, हमने ये कहाँ से पूछ रहा है, आईटी जनरल कंट्रोल्स में से, तो आप बताएं कि उसके पास इतने राइट्स ही नहीं होने चाहिए कि वो उसको मॉडिफाई करे। वो एक बार रिकॉर्ड कर चुका है, रिकॉर्ड कर चुका है। सर रेक्टिफिकेशन कैसे करें, हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम ये करेंगे कि जब भी कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो आप रिटर्न नोट्स के थ्रू, क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। वो डेबिट और क्रेडिट नोट्स क्या होने चाहिए, ड्यूली अप्रूव्ड होने चाहिए एक ऑथराइज्ड पर्सन से। ये जुमला इंक्लूड करें। और सर अकाउंटेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या करता है, इसकी एक लॉग फाइल बननी चाहिए ताकि हम देखते रहें कि अकाउंटेंट ने कहाँ जाकर क्या छेड़छाड़ की। इसकी एक लॉग फाइल बननी चाहिए, उसे एक बंदा रिव्यू करे ताकि वो अपनी मर्जी से कोई एंट्री पास ना करे। आई बात समझ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कंट्रोल्स में, मेरा तरीका समझो, मैं मसला निकाल रहा हूँ और उस मसले के ऊपर कंट्रोल्स निकाल रहा हूँ कि इसको कैसे एड्रेस करना है। तो आपको कंट्रोल बताया जा रहा है और फिर आप डेफिशिएंसी बताई जा रही है और फिर आपसे मसला पूछा जा रहा है। और ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके थे लेकिन करवाने का मकसद ये था ताकि हमारी रिकॉल हो जाए। जी सर, कंट्रोल का कोई और सवाल, इस टाइम वाला किया है, ऑटम 24 वाला, ये भी किया है। टीपीएल वाला टाइटन प्रोडक्ट्स लिमिटेड किया हुआ है, आपने किया। जी, मैंने ही करवाया था। आखिर के लिए, आखिर में करेंगे। नहीं नहीं, लास्ट नहीं, पेपर के बाद करेंगे। कैसे बोलूं मैं फिर, इंशाल्लाह। चलें, तो अब वो कह रहा है डिस्कस थ्री कंट्रोल्स फॉर ईच चैलेंज फेस्ड बाय टीपीएल। आप मुझे बताएं कि क्या तीन कंट्रोल्स होने चाहिए ऊपर जो ये मसला फेस कर रहे हैं इसके लिए। Titan Products Limited operates in a highly decentralized manner, with each of its three plants having significant autonomy over procurement process. TPL's procurement strategy emphasizes rapid sourcing to minimize
production delays, especially for high demand components critical to their manufacturing process. However, this autonomy has led to several challenges. Issue क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि मेरे प्रोक्योरमेंट में बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी हुई है, यानी कि सारे काम खुद ही हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन में डिलेज आना शुरू हो गया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने प्रोडक्शन में डिलेज को कम से कम करना है, खास तौर पे जो हाई डिमांड कंपोनेंट्स है जिनकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसमें खास तौर पे जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। अब आपने मुझे सजेस्ट करना है। Several plants have entered into binding purchase agreements with vendors without proper authorization or approval, often exceeding their delegated financial authority. ये क्या होती है delegated financial authority? Approve financial limits कि भाई आप 1 मिलियन से ज्यादा की परचेसिंग नहीं करेंगे। In some cases, these unauthorized commitments were discovered only after the goods had been delivered and invoices received, leaving the company with significant unapproved financial obligation. इसका नुकसान क्या हुआ कि मेरी financial obligations क्या रही? Unapproved रही। क्या मसला है? Fixed assets? हम्म। आपको नंबर वन वाले पे बताना है कि यहाँ पर क्या कंट्रोल लगाओ इस चैलेंज के लिए। हम्म। गुड। गुड। और हम्म, बताने से काम हो जाएगा? नहीं, डेलीगेटेड फाइनेंशियल अथॉरिटी, समझें मसला क्या है कि हमने बताया वही तो है, तो ये काम हो रहा है। हमने बताया हुआ है कि करना कम, तो वो कह रहे हैं हाँ देख लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा कंट्रोल लगाए कि ऐसा हो ही ना। मुझे एक बात बताएं, परचेज ऑर्डर या परचेज एग्रीमेंट जो हो रहा है, वो एग्रीमेंट के अंदर लिमिट सारी होंगी। उस एग्रीमेंट के ऊपर अप्रूवल तभी होना चाहिए जब आपकी फाइनेंशियल लिमिट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे? एक अप्रूव्ड फाइनेंशियल लिमिट बनाएंगे, और जब भी कोई एग्रीमेंट होगा तो वो उस लिमिट के अंदर अंदर होगा तो अप्रूव करेंगे, अदरवाइज अप्रूव नहीं करेंगे। अप्रूव नहीं करेंगे तो परचेज होगी आगे, पैसों तक बात ही नहीं पहुंचेगी। और जी, आगे परचेज एग्रीमेंट तो हो गया एक दफा। अब अगली दफा जब परचेजिंग की बारी आएगी, मसला क्या हो रहा है आगे? मसला सोचें फिर आगे। सम केसेस में हो क्या रहा है कि अनऑथराइज्ड कमिटमेंट्स कर ली, और फिर गुड्स बाद में डिलीवर हो गई, इनवॉइस रिसीव हो रही है, तो पता चल रहा है यार पैसे ही नहीं है तुम्हें तो देने को। तो जब भी परचेज ऑर्डर बनना चाहिए तो क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट करना अलग बात है, परचेज ऑर्डर देना अलग बात है। परचेज ऑर्डर भेजने से पहले अप्रूव करें। तो यही तो बात यहाँ लिखी है, इसका जुमला क्यों आप लोग नहीं बता पा रहे? समझे? ब्रिज को खत्म करना है। ब्रिज क्या है? इसका मसला समझे और कंट्रोल बता दें। तो मैं क्या करूंगा? परचेज ऑर्डर बनना चाहिए, उसे एक बंदा अप्रूव करे कमिटमेंट करने से पहले, और फिर आप परचेज ऑर्डर भेजें। इसके बाद एग्रीमेंट से पहले कोई एग्रीमेंट से पहले
वेंडर इवैल्यूएशन का कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए? जो आपने कहा कि एग्रीमेंट कर लेंगे हम, तो क्या हर बंदे से एग्रीमेंट कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? सर इस जुमले की वजह से नहीं करेंगे, ये देखें। टीपीएस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी किस चीज पर? मिनिमम प्रोडक्शन डिलेज, हाई डिमांड कंपोनेंट्स। तो जब भी आप किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, तो आप एग्रीमेंट करने से पहले एक वेंडर इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरेंगे। तो आपके पास एक कंट्रोल होना चाहिए, एक वेंडर इवैल्यूएशन का प्रोसेस होना चाहिए। जब भी कोई वेंडर आएगा, मैं पहले देखूंगा क्या वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो वो मेरा एग्रीमेंट होगा, अदरवाइज एग्रीमेंट। आई बात समझ? क्लियर हुई? There have been increasing instances of collusion between plant procurement officers and certain vendors, leading to inflated prices and kickbacks. The decentralized nature of procurement process has made it difficult to detect such fraudulent activities. अब हुआ क्या? हुआ ये कि अक्सर प्लांट ऑफिसर और वेंडर्स के दरमियान कॉल्यूजन हो गया, और कॉल्यूजन में क्या होगा? फ्रॉड। कैसा? फ्रॉड कैसे हो सकता है? एक बंदा गुड्स खरीदेगा 100 रुपए की, इनवॉइस बनवाएगा 150 रुपए की, 50 रुपए कहाँ जाएंगे? जेब में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सब कुछ क्या किया है? डिसेंट्रलाइज्ड, आपके हाथों में है, खुद ही बनवाएं, खुद ही अप्रूव करवाएं, खुद ही ऑर्डर प्लेस करें। तो इसकी वजह से कॉल्यूजन्स बढ़ने लगे हैं, तो आप महंगी चीजें भी खरीद रहे हैं। सही है। तो अब आपको क्या करना है इस चीज के लिए? क्या कंट्रोल लगाए? है, दूसरा वाला भी करने लग गया फिर। वो 150 के बजाय 200 की बेचने लग गया, तो मतलब आपने बोला लाइबा को हटाकर मुनीब को ले आएं, ये बड़ा फ्रॉड करेंगे। वो तो फिर बेचारी ईमानदारी से सिर्फ इतना करेंगी कि एक घर वर बन जाए, इतना हो जाए। पता चला मेरे पे ले आए आप, तो ये तो कंपनी बेच के खा जाएगा पूरे। कितनी महंगी? नहीं नहीं, महंगी होती। तो पहाड़ों में क्या रेजिडेंशियल नहीं? पहाड़ों में रहने के लिए चाहिए क्या वैसे? एक झोपड़ी ले लें अपने साथ हटा। लाइक सीरियस। तो कितने का भाई? 5 करोड़ 10 करोड़ का हो जाएगा ना बस इतने में? तो ठीक है, इन्होंने तो 5-10 करोड़ के हिसाब से फ्रॉड किया। हमने तो 100-150 करोड़, हमने तो रोल्स रॉयस चाहिए थी। तो ऐसा नहीं करना। ऑफिसर चेंज कर दें। ठीक है। वो तो फिर बेचारी शरीफ है, सिर्फ उनको 5-10 करोड़ में पूरी हो जाएगी। यहाँ पूरा नहीं होगा। 10-20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। जी। स्टैंडर्ड्स हाई। तो उसको सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज करने से मतलब क्या होना चाहिए? एक चीज नहीं, एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां से ऑर्डर प्लेस हो। गुड, सही पॉइंट रेज किया। इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? भाई आप कह रहे हैं हम डिसेंट्रलाइज क्या करते हैं? प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। नहीं, सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब प्रोक्योरमेंट यहां से शुरू होगी, ताकि कोई फ्रॉड हो ही ना। एग्रीमेंट्स हुए हैं, आप परचेज ऑर्डर खुद भिजवाएंगे, अप्रूव करेंगे। जब अप्रूव होके आएगा, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस चल रहा होगा। तो आप सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि कॉल्यूजन खत्म हो जाए। और गुड, गुड, अच्छा पॉइंट है ये वाला। आप क्या करेंगे? आपके अगर 5 प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, तो आप ये कहेंगे कि इन 5, और अज्यूम करते हैं हमारे 5 वेंडर्स हैं, 5 प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। तो हम एक काम करेंगे, हम इन पांचों को रोटेट करते रहेंगे। एक बंदा इससे कर रहा होगा, 2 महीने बाद दूसरे के पास डील कर रहा होगा, ताकि उनके रिलेशन ज्यादा अच्छे ना हो। रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो फ्रॉड के चांसेस ऑल दो कम हो जाएंगे। और क्या कंट्रोल बताएं?
सर यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए। एक बंदा परचेज ऑर्डर बनाए, उसे एक बंदा अप्रूव करे, ताकि हिस्सेदार दो बन जाए। जब दो हिस्सेदार होंगे तो लड़ेंगे, ज्यादा हिस्सा किसका ज्यादा मेरा, क्या है, दोनों को लड़वा दो, हमारा काम हो जाएगा। सही है। तो आप ये वाला लगा सकते हैं कि परचेज प्रोक्योरमेंट, ऑर्डर देने वाला और गुड्स रिसीव करने वाला, पेमेंट करने वाला, ये तीनों अलग अलग बंदे होने चाहिए, एक ही बंदा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर कंट्रोल्स बताएंगे। Due to lack of standardized vendor evaluation criteria across plants, some vendors have been awarded contracts based on personal relationships rather than objective performance metrics. This has resulted in poor supplier performance, frequent delays, and inconsistent pricing, with some plants in paying significantly more for the same goods and services than others. तो हुआ क्या कि हम अपने रिश्तेदारों को ही ऑर्डर देना शुरू कर दिए, तो कोई प्लांट क्या कर रहा है, महंगी मंगवा रहा है गुड्स, कोई सस्ती मंगवा रहा है। क्या करें। बात समझ में दोबारा बताओ। हम्म। एग्जैक्टली, प्रोक्योरमेंट के वक्त जब भी प्रोसेस होगा तो वो क्या होना चाहिए, प्री अप्रूवल होना चाहिए किसी हायर अथॉरिटी के साथ, एक सेंट्रलाइज जगह पर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। तो क्या होगा, सेंट्रलाइज जगह पर सारे परचेज ऑर्डर्स क्या हो रहे होंगे, अप्रूव हो रहे होंगे, ताकि प्राइसिंग सबकी क्या हो, कंसिस्टेंट रहे। और भाई रिश्तेदारों को दे रहे हो ना चीजें, तो रिश्तेदारों पर क्या कंट्रोल लगा सकते हो, क्या हो सकता है कि रिश्तेदारों से खरीदेंगी ना, क्या होना चाहिए, सही है। लेकिन उसमें से ये कैसे ढूंढेंगे कि प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का रिश्तेदार कौन है। एग्जैक्टली exactly. हम एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म लगा दें कि प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एक स्टेटमेंट, एक क्या कहेंगे उसे, कोई स्टेटमेंट साइन कर दे कि मेरे प्रोक्योरमेंट वालों में से कोई भी जानने वाला नहीं है, या फिर वेंडर इस बात की गवाही दे दे कि भाई मैं आपके किसी प्रोक्योरमेंट वाले से कोई रिश्ता नहीं रखता, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक स्टेटमेंट साइन करवा लें हम, ताकि रिश्तेदारा वाले मसला हल हो जाए। और तीन हो गए, बताएं दोबारा से। ऑथराइज, ऑथराइज सप्लायर की लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। कंट्रोल्स हो जाएंगे आप जी, कंट्रोल्स हो जाएंगे जी लाइबा, कंट्रोल्स का मसला। ठीक है। अब क्यों, अभी क्या करेंगे फिर। नहीं, मैं आपकी क्यूरीज कर दूंगा, लाइबा आपकी वो बता दीजिएगा। बस स्कोप लिमिट हो गया मेरा। नहीं, मैंने अपने स्कोप ऑडिट का ही लिमिट कर दिया, मैं उस चीज को अपना ऑडिट पार्ट ही नहीं मानता। मैंने कर दिया विड्रॉ। लॉ अप्लाई नहीं होता, हम ही लॉ हैं, हम ही इम्प्लीमेंट करते हैं विड्रॉ। राफे से पूछेगा जाके शाबाश, मैं नहीं बताऊंगा। चले, तो अब शुरू करते हैं गोइंग कंसर्न, एक क्विक रिवीजन करते हैं। अभी एक सवाल आएगा, पता चल कुछ आता ही नहीं मुझे, तो सब खत्म, ये वो, सबकी हालत ही हो गई। क्या तोड़ दिया। अभी आएगा कोई सवाल, देखिए सिर्फ आप नहीं है, और भी लोग बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, जिन्होंने मैसेज किया है सर रिवीजन, तो उनका कुछ ख्याल करें, आपके भी रिवीजन हो जाएगी। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, आप भले कान बंद कर लें। ओके,
तो गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड कहाँ से शुरू हुआ? गोइंग कंसर्न को स्टैंडर्ड जो डील करता है उसका नाम है आइजा 570, दैट इज गोइंग कंसर्न। तो अब गोइंग कंसर्न का मकसद क्या है? गोइंग कंसर्न का मकसद ये है कि एंटिटी की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पर क्या करेगी? 12 महीने की अपने फ्यूचर की एक असेसमेंट करेगी कि अगले 12 महीने में मैं चलती हुई नजर आ रही हूँ या नहीं आ रही। तो मैनेजमेंट हर साल अगले 12 महीने की क्या करेगी? असेसमेंट करेगी। इसे कहते हैं क्या? गोइंग कंसर्न असेसमेंट। गोइंग कंसर्न असेसमेंट। अब इस गोइंग कंसर्न असेसमेंट में क्या क्या बातें आएंगी? सर, कंपनी का कोई ना कोई सप्लायर होगा, कंपनी का कोई ना कोई सप्लायर होगा। तो सर रिस्क है कि शायद वो सप्लायर क्या कर जाए, की सप्लायर हो, और वो की सप्लायर क्या कर दे? गुड्स बेचने से इनकार कर दे। तो अगर की सप्लायर गुड्स बेचने से इनकार कर देगा तो क्या होगा? अगर की सप्लायर गुड्स बेचने से इनकार कर देगा तो क्या मुझे गुड्स रिसीव होंगी? क्या प्रोडक्शन हो पाएगी? क्या सेल हो पाएगी? नहीं, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो मेरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट हो सकती है। सर इसके अलावा, सर मेरा की कस्टमर है, मेरा एक अदद की कस्टमर है, जैसे कि एसएसडीसी के लिए के इलेक्ट्रिक, एसएसडीसी के लिए के इलेक्ट्रिक। आप शायद पूरे कराची को इतनी गैस ना देते हो जितनी शायद एक सिर्फ के इलेक्ट्रिक को देते हो। तो मुझे बताएं, अगर आपका की कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, आपका की कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, तो क्या आप सेल कर पाएंगे उस बंदे को? एक बंदा आपकी 50% सेल्स करता था, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो शायद आपकी गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या हो जाए? इनएप्रोप्रिएट हो जाए। तो बैंक लोन, आपने एक बैंक से क्या लिया हुआ था? लोन लिया हुआ था। हुआ क्या? हुआ क्या? कॉवेनेंट्स ब्रीच हो गए। बैंक की रिक्वायरमेंट थी कि आपने हर साल एटलीस्ट अपने पास 1 लाख रुपए का कैश मेंटेन करना है। एक दिन आपके पास 80,000 हो गए, कॉवेनेंट ब्रीच हो गया। कॉवेनेंट ब्रीच होने की वजह से क्या हुआ? बैंक लोन इमीडिएटली आपको वापस करना पड़ सकता है। तो अगर वो बैंक लोन 1 बिलियन का है, आपको अपने प्लांट एंड मशीनरी बेचना पड़ेगा, आपको अपने रिसीवेबल्स बेचने पड़ेंगे, और बेच कर क्या करेंगे? पैसे वापस कर रहे होंगे। तो ये प्लांट एंड मशीनरी, ये बैंक लोन, ये सब क्या कर देगा? गोइंग कंसर्न असम्पशन को इनएप्रोप्रिएट कर देगा। सर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, अगर इस प्लांट एंड मशीनरी में आग लग जाए तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी खत्म, प्रोडक्शन हो नहीं सकती। तो कोई भी ऐसा इवेंट और कंडीशन जो कि कंपनी के अंदर से हो, कंपनी के बाहर से हो, कस्टमर की वजह से हो, सप्लायर की वजह से हो, मैनेजमेंट की वजह से हो, इसकी वजह से आपकी गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या हो सके? खराब हो सके। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है कि अगले 12 महीनों की अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना। अब बात शुरू होती है गोइंग कंसर्न असेसमेंट की। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, गोइंग कंसर्न असेसमेंट आपकी नहीं है। आप मैनेजमेंट से जाकर बोलेंगे मुझे अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट दे दो। जब मैनेजमेंट आपको गोइंग कंसर्न की असेसमेंट देगी कि भाई मेरे सारे सप्लायर सही चल रहे हैं, मेरे सारे कस्टमर सही चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आपने उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। आपने उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आप लोग उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे? आप लोग उसके ऊपर ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लेंगे, एटलीस्ट कितने महीनों की? 12 मंथ्स की। फिर उसके बाद आप उस गोइंग कंसर्न असेसमेंट के अंदर क्या देखेंगे? कैश फ्लो फोरकास्ट एप्रोप्रिएट है या नहीं। उस कैश फ्लो के अंदर क्या इंवॉल्व होंगे? डिफरेंट एस्टिमेट्स एंड assumptions, उनका उनका रिलायबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका रिलायबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देख लेंगे कि मैनेजमेंट बोल रही है कि मैं अगले साल 1 करोड़ रुपए की सेल करूंगी, ये मेरा फोरकास्ट है। आपने कहा ठीक है, 3 महीने तो हो चुके, तो कितने की सेल हो जानी चाहिए? 20-25 लाख रुपए की सेल तो हो जानी चाहिए। आप मैनेजमेंट से बोलेंगे मुझे अपने सब्सिक्वेंट
इंटरिम एफएस दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि क्या आपने जो फ्यूचर फोरकास्ट का वादा किया है क्या वो वाकई अचीव हो भी सका या नहीं हो सका, मैं ये देख लूंगा। सर अगर किसी प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई, किसी पेनल्टी लग गई, तो ये मैटर्स ऐसे हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करूंगा, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। सर ये तो बात हो गई जनरल्स, लेकिन अगर पता चला कि हमारे प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई, तो आप उसके लिए कैश फ्लो फोरकास्ट एस्टीमेट अजम्पशन ये तो कर ही रहे होंगे। फिर इसके साथ शायद आपको इंश्योरेंस वालों की तरफ से कुछ क्लेम वगैरह मिल रहा हो, तो आप उसके क्लेम को इवेल्युएट करेंगे क्या इंश्योरेंस वालों का देने का इरादा है या नहीं है। आप उनके साथ क्या देख लेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल देख लेंगे। आप सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट से वेरीफाई कर लेंगे कि क्या पैसे आए या नहीं आए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, गोइंग कंसर्न असेसमेंट में एक मसला था, प्लांट में आग लग गई, तो मैनेजमेंट ने मुझे कहा भाई हमारा प्लान है, हमें इंश्योरेंस वालों से पैसे मिलेंगे और हम दोबारा से प्लांट बना लेंगे। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इंश्योरेंस के पैसों के ऊपर। तो मुझे इस चीज को देखना है कि क्या इंश्योरेंस से पैसे मिले या नहीं मिले। अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो मतलब आपकी असेसमेंट ठीक नहीं है। इसके अलावा इसके अलावा मैं ये देखूंगा कि अगर कोई लिटिगेशन कोई क्लेम चल रहा है तो उसके लिए मैं इन हाउस लीगल काउंसिल से रब्ता करूंगा कि काइंडली आप मुझे बताएं क्या कंपनी का कोई केस चल रहा है नहीं चल रहा, इसमें मैं एक्सटर्नल लॉयर से भी रब्ता कर सकता हूँ। ये डिपेंड कर रहे होंगे सिनेरियो के ऊपर। अगर आपको सवाल में ऐसी कोई बातें बोलता है तो ये बातें आप करेंगे, अदरवाइज जनरल प्रोसीजर्स ये हैं। तो ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर सवाल में प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस का मसला हो तो ये भी आ जाएंगे। अगर कोई लिटिगेशन का मसला हो तो ये भी बातें इंक्लूड हो जाएंगी। क्लियर है। अब ये सारे काम करने के बाद आपने ये इवेल्युएट करना है गोइंग कंसर्न का मसला हुआ क्या, नतीजा निकला क्या। तो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट, अब अगर शुरू से बात लेकर चलें तो होगा क्या कि मैनेजमेंट ने या तो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की होगी या नहीं की होगी। तो अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की ही नहीं तो ये क्या है, ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन। और हम इस सूरत में क्या देंगे, हम देंगे डिस्क्लेमर ओपिनियन। क्या देंगे, डिस्क्लेमर ओपिनियन। और अगर मटेरियल है मसला तो, और अगर मसला मटेरियल है तो, परवेजिव है तो मटेरियल नहीं हो सकता। क्यों, असेसमेंट नहीं की तो असेसमेंट का ना करना क्या सिर्फ परवेजिव मसला होता है, मटेरियल नहीं हो सकता। क्यों, पक्की बात है, सही बोल रहे हैं, मान लेते हैं। अच्छा अगर कैरी है तो, अगर गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी है तो फिर हमें ये देखना है कि गोइंग कंसर्न की जो अजम्पशंस है, जो भी इन्होंने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की है, क्या वो असेसमेंट एप्रोप्रिएट है या नहीं। एप्रोप्रिएट का मतलब मुझे सही लग रही हो, एप्रोप्रिएट का मतलब मुझे सही लग रही हो। अगर एप्रोप्रिएट है या एप्रोप्रिएट नहीं है, अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो इस सूरत में क्या होना चाहिए, इस सूरत में गुड, हम ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट ने एफएस ऑल्टरनेट बेसिस पर बनाई या नहीं बनाई। और इसके साथ एक और काम, क्या डिस्क्लोज करना एडिक्वेटली। एफएस के अंदर एक डिस्क्लोजर के दीज एफएस हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन अल्टरनेटिव बेसिस, बेसिकली नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनी है, तो ये बात में डिस्क्लोज करूंगा। तो अगर गोइंग कंसर्न की असेसमेंट अप्रोप्रिएट नहीं आई, मतलब मैनेजमेंट ने कहा नहीं भाई हम नहीं चल सकते, हमारे हालात बुरे हैं, हमें लोन नहीं मिल रहा, तो आप इस बेस पर बना देंगे। ठीक है। अगर तो मैनेजमेंट
ये काम कर देती है, अगर तो मैनेजमेंट ये काम कर देती है, तो मैनेजमेंट इसमें से चार पॉसिबिलिटीज कर पाएगी। नंबर वन, ऑल्टरनेट बेसिस पर बना लेगी, एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी कर देगी। सर एक और काम, ऑल्टरनेट बेसिस पर तो बना ले लेकिन शायद एडिक्वेटली डिस्क्लोज ना करे। तीसरी हरकत, शायद ये काम कर ले और ये ना करे, दोनों में से कोई भी ना करे। आई बात समझ? अगर मैनेजमेंट ने दोनों काम कर दिए तो क्या होगा? अगर मैनेजमेंट ने ऑल्टरनेट बेसिस पर बनाई लेकिन एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? तो मॉडिफाइड भी हो, क्वालिफाइड भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द परवेसिवनेस। अगर ऑल्टरनेट बेसिस पर ही नहीं बनाई तो, अगर ऑल्टरनेट बेसिस पर ही नहीं बनाई तो एडवर्स ओपिनियन। क्यों? क्योंकि इफेक्ट क्या होगा? हमेशा परवेसिव होगा। और अगर दोनों में से कोई भी काम नहीं किया तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। अच्छा, अगर सब कुछ सही हो जाता है, मतलब अजम्पशन क्या आती है? अप्रोप्रिएट आती है। तो इस सूरत में हमने एक और सवाल करना है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? हमने ये सवाल करना है। सर हो सकता है लोन तो मिल गया हो लेकिन बहुत कम अमाउंट मिला हो, तो मुझे मुश्किलात पेश आए। मेरा कस्टमर तो चला गया लेकिन दूसरा कस्टमर आने के लिए जिद कर रहा है, पैसे नहीं मांग रहा है, इस तरह के डिस्काउंट्स मांग रहा है, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं? अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर तो सारे मामला खत्म, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर आप अगला सवाल करेंगे, क्या मैनेजमेंट ने क्या मैनेजमेंट ने उस मटेरियल अनसर्टेनिटी को एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है या नहीं? एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है या नहीं? अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया तो, अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट। इस सूरत में अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, अगर इफेक्ट परवेजिव है तो अब आ रहा है उसके ऊपर, अब आ रहा है उसके ऊपर। अब हुआ ये कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया। अब जरा सोचिएगा, रिपोर्टिंग भी साथ साथ रिवाइज होगी हमारी, गोइंग कंसर्न तो हो गया, अब रिपोर्टिंग साथ साथ लेके चलेंगे शुरू से दोबारा। अब रिपोर्टिंग में क्या करना होगा, जरा सोचिएगा, मैं रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहा हूं तो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करी, स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन में आपने एक बात बता दी कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करी, तो कहीं और बताने की जरूरत है? मैं आपको असेस करने का तरीका बता रहा हूँ पेपर में कैसे करना है, नहीं जरूरत है। आगे चलते हैं। यस सर, अप्रोप्रिएट है? नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो करना क्या था? ऑल्टरनेट बेसिस पे बनानी थी और एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना था। गौर कीजिएगा, जब यहां बात आई जब यहां बात आई किस चीज की? ऑल्टरनेट बेसिस पर बनाने की और एडिक्वेटली डिस्क्लोज करने की, मैनेजमेंट ने दोनों काम कर दिए। इस सूरत में आपने क्या एक्सप्रेस किया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। रिपोर्ट में तो ये बात कहीं बताई नहीं चल रही कि मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? इनएप्रोप्रिएट। कैम में, ईओएमपी में, ओएमपी में, कहां लेके जाऊं? सोचें। आप पेपर में क्या लिखेंगे, कैम या ईओएमपी? बिल्कुल clear। नहीं पहुंच पा रहे हम लोग। लिस्टेड होगी तो कैम में, और अगर अनलिस्टेड होगी तो
दोनों बातें करेंगे। अगर वो बोलता है लिस्टेड कंपनी है तो बोलेंगे सर कैम में ये बात इंक्लूड कर दूंगा। तो आप कैम इफ ईओएमपी इफ आप ये बात रेफर कर देंगे। और ईओएमपी लिखने का तरीका तीन कंडीशन है, रेफर द मैटर, उसके बाद मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोज किया या नहीं किया, तीसरी चीज आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट। क्या मतलब मेरा ओपिनियन क्वालिफाइड नहीं हो सकता? हो सकता है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं होगा। अगर इससे रिलेटेड हो गया क्वालिफाइड तो क्या करूंगा? तो वो ऑलरेडी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर बात डिस्क्लोज होगी। ऑडिट रिपोर्ट में डुप्लीकेशन नहीं हो सकती और ऑडिट रिपोर्ट में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकती। मतलब एक जगह पे आप कोई बात कह रहे हैं, दूसरी जगह पर आप कोई बात कह रहे हैं। सर कैम वाली बात आपने यहां तो करी नहीं। डिस्क्लेमर में कभी भी कैम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि स्कोप लिमिटेशन इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ देख ही नहीं सका, मैं कोई ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर रहा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। कहाँ किया? अगर कुछ किया तो फिर स्कोप लिमिटेशन क्यों बोल रहे हो भाई? तुम कुछ एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सके तभी तो स्कोप लिमिटेशन में डिस्क्लेमर दे रहे हो। दूसरा मसला, ऑल्टरनेटिव बेसिस पर बना दी, एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया। तो हमने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। इस केस में क्या कोई एडिशनल पैराग्राफ आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों? है क्या होता है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में ये बात डिस्क्राइब हो जाएगी। तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स में ये बात डिस्क्राइब हो जाएगी। ऑल्टरनेट बेसिस पर नहीं बनाई, एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया, इफेक्ट क्या होगा? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन केस में भी क्या सेम ये वाली बात अप्लाई हो जाएगी। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में ये बात कम्युनिकेट हो जाएगी। दोनों में से कोई काम नहीं किया तो भी ये बात कम्युनिकेट हो जाएगी, तो मुझे डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है, कैम आएगा किसी और मैटर के ऊपर, किसी और मैटर पर कैम आएगा तो इसका क्या करें? ये भी कैम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर किसी और मैटर के ऊपर कैम आ रहा है तो आप ये बात कर सकते हैं कि इन एडिशन टू द मैटर एज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब ये जो ऊपर तुम बेसिस का पैराग्राफ देख रहे हो ये भी कैम है, इसके अलावा ये कैम है। सर इसके अलावा कोई कैम नहीं है, आप क्या करेंगे? कैम की हेडिंग डालेंगे, रेफर करेंगे कि इन एडिशन टू द मैटर एज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देयर आर नो एनी अदर कैम। रिपोर्ट बनाने का तरीका। ये सारे सिनेरियोज हो गए। अब सर अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ ही ठीक है। यस सर, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटेरियल अनसर्टेन, अच्छा अगर आपको यहाँ पर लगे कि कैम आ जाना चाहिए, सिग्निफिकेंट है, अगर जरूरत हो तो कर दीजिएगा वरना जरूरत नहीं है यहाँ पर। यस, हुआ क्या? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करने के केस में हमें क्या करना होगा? ऑल्टरनेट बेसिस की तरफ नहीं जाना बल्कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है, सिंपल सा काम है। एडिक्वेटली डिस्क्लोज करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो करेगी मैनेजमेंट या नहीं करेगी। अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देती है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कुछ करने की जरूरत है क्या? मटीरियल अनसर्टेनिटी इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आप इंक्लूड कर देंगे। क्यों? एग्जैक्टली, मैनेजमेंट ने उसे अपनी एफएस में डिस्क्लोज कर दिया है, आपकी रिपोर्ट में कहीं से नहीं पता चल रहा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो काइंडली से एक बार डिस्क्लोज जरूर कर दीजिएगा। नहीं सर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं आएगा। क्यों? ऑलरेडी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में ये बात कवर हो चुकी होगी। तो हमने साथ साथ गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग भी देखी, उसकी
अदर पैराग्राफ्स भी देख लिए। तो पहले ये बातें हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने रिपोर्टिंग इतने अच्छे से नहीं समझी हुई थी। आप समझी हुई है, ये बातें कर सकते हैं। सवाल में बोल दे फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है तो अदर मैटर पैराग्राफ भी आ सकते हैं। आई बात समझ? तो ये जो हमने एक डिस्कशन की, किन सवालों के लिए? गोइंग कंसर्न का सवाल आ गया, इवेल्युएट करो रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। गोइंग कंसर्न का सवाल आ गया, इवेल्युएट करो, प्रोसीजर्स बताओ, रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। आपने ये सारी बातें एज इट इज, ये ग्राफ है, आपने कैसे लिखना है? आपने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है, आपका एक अच्छा सा सवाल ड्राफ्ट हो जाएगा। इवेल्युएशन के अंदर आप सबसे पहले बताएंगे कि ये मसला है, हमने इसको ऐसे डील किया, आगे अगर ऑडिट प्रोसीजर्स पूछे बता दें, और फिर रिपोर्टिंग एप्लीकेशन में ये सारी बातें करेंगे। अगर मैनेजमेंट ये कर देती है तो मैं ये बोलूंगा, अगर ये कर देती है जैसे कि नहीं गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करती, डिस्क्लेमर, ऑल्टरनेट बेसिस पर बनाती है, डिस्क्लोज कर देती है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन कैम डालेंगे अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड नहीं है तो ईओएमपी डाल देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी सी डायग्राम है जिसको आप देख के रिवाइज कर सकते हैं, कहाँ पर कैम आएगा, कहाँ पर कैम नहीं आएगा, कहाँ पर ईओएमपी आएगा, कहाँ पर ईओएमपी की जरूरत नहीं। गोइंग कंसर्न में और कोई सवाल है? ये गोइंग कंसर्न था आपके पास एक छोटा सा स्टेप। नेक्स्ट, आगे चले, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।